जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए जो होमवर्क सीरीज आया था वो हम लोग डे 42 को कवर करेंगे। देखिए ये जो आपका होमवर्क सीरीज है ना फ्रेंड्स, प्लीज आप ये मंडे टू फ्राइडे देखिएगा। ये आपको मंडे से, सुनिएगा, मंडे टू फ्राइडे आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, इस सैटरडे को मैं कोशिश करता हूँ कि आप इसको रिवीजन करें, और मैं संडे को क्या करूंगा फ्रेंड्स, इसका मास्टर वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो मैं सैटरडे को भी इस मास्टर वीडियो को अपलोड कर दूंगा, तो उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए प्लीज आप देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। मैं डेली आपको 7 PM तक मैं ये वीडियो अपलोड कर देता हूं, एकदम कुछ अच्छे से फुल डिस्कशन के साथ। आपके पूरे यूट्यूब पे इतनी अच्छे से डिस्कशन नहीं कराया जाता, मैं देख चुका हूं फ्रेंड्स। प्लीज आप पीसेस मेरे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बहुत सारे फैक्ट आपको यहाँ पे 75 क्वेश्चन मत समझिएगा। देखिए ये 75 क्वेश्चन तो आपको दिए जाते हैं, प्लस महज आपको डेली 300 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाता है, 300 प्लस क्वेश्चन। तो प्लीज आप पीसेस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बिहार पुलिस का एग्जाम, जो डेट फिक्स हो गया है, जो आपका एग्जाम है जुलाई में एग्जाम है, ठीक है ना। बिहार दरोगा का वैकेंसी जा रहा है, बिहार उसका बिहार एसएससी का भी और बीपीएससी, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप पीसेस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और जो भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछते हैं, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो कमेंट करते हैं, तो प्लीज फ्रेंड्स आप कमेंट जरूर कीजिए। अच्छा लगता है आपका आंसर जब आता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ वास्तव में आप पढ़ रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं आज हम लोग डे 42 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और देखिए डेट तो देख ही रहे होंगे आप, 4/4/2025 आज का होमवर्क है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है का कि बिहार उद्यमी योजना की शुरुआत कब हुई थी तथा इसमें कितने रुपए लोन राशि की बात की गई थी। देखिए बिहार उद्यमी योजना या बोलिए बिहार युवा उद्यमी योजना, दोनों बात वही है। बिहार उद्यमी योजना या बिहार युवा उद्यमी योजना की शुरुआत हुई 2025 में। कब हुई थी? 2025 में, याद रखिए 2025 में। और ध्यान रखिएगा इसमें राशि मतलब कि रुपए लोन की राशि कितनी दी गई है, तो याद रखिए 10 लाख रुपया। ध्यान रखिए कितने लाख, तो 10 लाख रुपया लोन की राशि दी गई है। देखिए अगर हम 10 लाख लोन की बात करते, सुनिएगा ये 10 लाख में से ना 50%, सुनिएगा 50% जो ब्याज होगा ना, जो 50% जो ब्याज होगा ये मुक्त होगा, मुक्त होगा। मतलब क्या, ऋण इसमें मतलब ब्याज मुक्त होगा, मतलब ब्याज इसमें नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 50%। अगर हम बात करते हैं क्या कि फिर 50% जो है, 50% जो है वो सरकार सब्सिडी देगी। ध्यान रखिएगा इसमें 50% सरकार क्या देगी, सब्सिडी देगी। और याद रखिए कितने वर्षों के लिए रहेगा, तो ये 7 वर्षों के लिए, 7 वर्ष के लिए इस लोन को दिया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ योजना हम लोग देख लेते हैं, जैसे में क्या एक है आपका कि लघु उद्यमी योजना, ठीक है ना। लघु उद्यमी योजना में ना सरकार ना 2 लाख का ऋण देगी, 2 लाख का क्या देगी, तो ऋण देगी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि बिहार डेयरी फार्म योजना के तहत सरकार ने कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा कि बिहार डेयरी फार्म योजना के तहत ना सरकार ने 75% सब्सिडी देने की घोषणा की है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब हम डेयरी से एक पॉइंट याद रखिएगा कि डेयरी को बढ़ावा देने के लिए एक ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया गया था। सुनिएगा क्या, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड ये क्वेश्चन आता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दूध से संबंधित, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड के तहत एक क्रांति शुरू हुई थी, इसका नाम है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं कि एक और क्वेश्चन यहां से याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए आगे हम बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई। देखिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत 2024-25 बजट के तहत, 2024-25 बजट के तहत की है। किसके द्वारा, तो सीएम, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखिए नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। नीतीश कुमार के द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया है। और इसमें कहा गया है कि सहायता राशि कितनी दी जाएगी, तो 10 की, यानी कि 10,000 सहायता राशि दी जाएगी, ठीक है। एक आता है क्या कि मुख्यमंत्री कन्या विद्या धन योजना। सुनिएगा कि मुख्यमंत्री कन्या विद्या धन योजना, कन्या विद्या धन योजना की शुरुआत यूपी सरकार ने की है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई तथा इसकी यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले को कितनी राशि प्रदान की जाएगी। देखिए बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई थी 2024-25 में, 2024-25 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी परीक्षा को पास करने के लिए कितने रुपए दी जाएगी, तो 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया दी जाएगी, 1 लाख रुपया दी जाएगी। लेकिन हाँ पीटी एग्जाम पास करने के लिए 1 लाख रुपया दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं स्टेट पीसीएस के लिए कितने हजार रुपया दिया जाता है, तो 50,000, ये भी ध्यान रखिए। स्टेट पीसीएस यानी कि बीपीएससी का एग्जाम आप क्लियर करते हैं तो आपको जो कैटेगराइज वाइज दिया जाता है 50,000 रुपए दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ आता है फ्रेंड्स, याद रखिए निर्माण पोर्टल, सुनिएगा ध्यान से। निर्माण पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया था, कोयला मंत्रालय के द्वारा। याद रखिए निर्माण पोर्टल की शुरुआत कोयला मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसमें कहा गया था कि 1 लाख रुपया जो यूपीएससी प्री
जो पास करेंगे उनको कितना लाख रुपया दिया जाएगा, तो 1 लाख रुपया दिया जाएगा। इतना ध्यान रखें। निर्माण पोर्टल इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर कि आहार जीर्णोद्धार योजना कब और बिहार के कितने जिलों में शुरू की गई है। देखिए आहार जीर्णोद्धार योजना शुरू की गई थी 2025 में, 2025 में शुरू की गई। कितने जिलों में, याद रखिए 14 जिलों में इसकी शुरुआत की गई। 14 जिलों में इसकी शुरुआत की गई, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक आता है आपका पीएम श्री धन योजना, सुनिएगा। एक आपका पीएम श्री योजना और दूसरा आपका है अन्न श्री योजना। अन्न, एक पीएम श्री योजना है और एक आपका अन्न श्री योजना है। अन्न श्री योजना, ये दोनों का संबंध न खाद्यान्न योजना से है। खाद्यान्न, याद रखिए खाद्यान्न योजना से संबंधित है। और ये दोनों यानी कि पीएम श्री योजना और अन्न श्री योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2023 के बजट में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला आपका 6 नंबर की मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना 2025 के तहत सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो याद रखिएगा सरकार के द्वारा ना 60,000 रुपया जो है वो आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा 60,000 रुपया। अगर हम बात करते हैं क्या पीएम आवास योजना, सुनिएगा एक आपका पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना शुरू किया गया था कब, तो 2015 में। याद रखिए 2015 में शुरू किया गया था। और ध्यान रखिएगा ये मतलब क्या कि ये जो मतलब योजना शुरुआत किया गया था तो 60-40 के रेशियो में, सुनिएगा 60-40 के रेशियो में 60% इस योजना के तहत 60% जो है वो केंद्र सरकार देगी और 40% जो है आपके राज्य सरकार देगी, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा यूटी में, जहां पे आपका विधानसभा नहीं है तो यूटी वैसे जैसे में आपका चंडीगढ़ हो गया, ठीक है ना, लद्दाख हो गया, यूटी में, तो यहाँ पे 100% कौन सा देगी, तो सरकार, केंद्र सरकार पैसा देगी, ठीक है। और जहां पे विधानसभा है वहां पे 90% केंद्र सरकार देगी और 10% कौन देगी, तो राज्य सरकार देगी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 7 नंबर की प्रधानमंत्री वाणी योजना कब शुरू की गई तथा इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखिए प्रधानमंत्री वाणी योजना की शुरुआत की गई थी 2020 में, 2020 में शुरू गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा फ्री वाईफाई के लिए। क्या, तो फ्री वाईफाई के लिए, फ्री वाईफाई के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि देखिए गांव में क्या होता है ना कि गांव में ब्रॉडबैंड जो होते हैं, गांव में जो ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए एक नेट भारत परियोजना की शुरुआत की गई थी। याद रखिए नेट भारत परियोजना, सुनिएगा नेट भारत परियोजना। नेट भारत परियोजना का संबंध जो है किससे है कि गांव में ब्रॉडबैंड जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए एक आपका कहानी परियोजना, सुनिएगा एक क्या आपका कहानी परियोजना। कहानी परियोजना जो है आपके देखिएगा सी से हो जाएगा चेन्नई, ए से हो जाएगा अंडमान निकोबार। कहानी परियोजना जो है वो चेन्नई और अंडमान निकोबार में केबल लगाने की बात की गई थी। और कहानी परियोजना जो है कब शुरुआत की गई थी, 2020 में। याद रखिए बीएसएनएल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी कहानी परियोजना। अगर आप स्टार्टिंग वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कुछ। देखिए फ्रेंड यही होता है, जैसे मैं ये देखिए बहुत दिनों के बाद मैं ये पॉइंट आपको बताया हूँ और बहुत दिनों के बाद आप सुन रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन सुना सा फील हो रहा है। तो यही होता है आपके एग्जाम में, जब आपको कोई चीज सुना लगेगा ना, अगर आप क्वेश्चन को कभी देखे होंगे, कभी एक बार पढ़े होंगे तो वो क्वेश्चन आपको बनाने में इंटरेस्ट आएगा। लेकिन वैसे क्वेश्चन अगर वो प्रश्न पढ़ने में भी मजा नहीं है तो वो आपको क्या होगा कि एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम करता है। तो प्लीज आप इसीलिए पीसीएस मेकर चैनल से जुड़िए। और देखिए फ्रेंड्स ये आपका जो डे है होमवर्क सीरीज का डे 42 है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ठीक है, कि आप अगर एक डे से 142 डे तक आप रिवीजन कर रहे होंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इतने सारे आप में इंप्रूवमेंट देखने को मिला होगा कि आप अपने आप को फील कर सकते हैं। भले आप कमेंट करके नहीं बताएं वो अलग बात है, लेकिन हमको विश्वास है कि अगर आप देखे होंगे तो आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला होगा। आपका जीके जीएस का सेगमेंट बहुत स्ट्रांग हुआ होगा, इतना विश्वास है हमें। तो प्लीज एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके वास्तव में आपको इंप्रूवमेंट हुआ है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, एक बार कमेंट कीजिए। आप लोग ना कमेंट नहीं करते, कीजिएगा। जब अगर बोलते हैं तो थोड़ा सा कमेंट कर ही दीजिएगा तो क्या ही हो जाएगा आप लोगों को। चलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 7 नंबर देखते हैं क्या, 7 है ना, हाँ 8 नंबर क्वेश्चन है क्या, डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब और की गई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई थी 1 जनवरी, याद रखिएगा 1 जनवरी 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका प्रमुख उद्देश्य जो है ना वो देखिएगा ये स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, सुनिएगा इसका प्रमुख उद्देश्य है क्या, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सुधार करना। याद रखिएगा स्वास्थ्य, इसको लिखिएगा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भारत के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में डिजिटल मतलब कि स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, ये ध्यान रखिए। मतलब पूरा इतना बड़ा है कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भारत के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, ये डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना का लक्ष्य है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि आयकर से संबंधित चल रहे मुद्दे को कम करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। देखिए आयकर से संबंधित चल रहे मुद्दे को कम करने के लिए एक योजना है विवाद से विश्वास योजना, लिखिएगा विवाद से विश्वास योजना, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत की थी कब, तो 2024 में इसकी शुरुआत की गई
थी। ठीक है, और याद रखिएगा ये दूसरा संस्करण, ये जो आपके आयकर से संबंधित चल रहे मुद्दे को काम करने के लिए विवाद से विश्वास योजना है ना, आपका दूसरा संस्करण। तो भाई पहला संस्करण कब आया था? तो पहला संस्करण था 2020 में। विवाद से विश्वास योजना का पहला संस्करण 2020 में आया था। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर कि निक्षय पोषण योजना कब शुरू की गई तथा इसमें प्रदान की जाने वाली राशि के को कितना बढ़ाया गया? देखिए, निश्चय पोषण योजना शुरू किया गया था 2018 में। सुनिएगा, 2018 में इसकी शुरुआत की थी। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। और याद रखें, टीबी के लिए, जो टीबी बीमारी है ना, ट्यूबरक्लोसिस, ये टीबी बीमारी के लिए इसको शुरू की गई थी। और इसमें प्रदान की जाने वाली राशि कितना बढ़ाया गया? देखिए, पहले इसका जो राशि था ना, पहले इसका राशि था वो कितना था? 500 रुपया था, 500 रुपया। लेकिन इसको बढ़ा के कब कितना कर दिया गया था? 500 रुपया बढ़ा के 1000 रुपया कर दिया गया। ध्यान, 2025 में क्या कर दिया? 2025 में 500 रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1000 रुपया कर दिया। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर हम टीबी की बात करते हैं ना, तो भारत सरकार ने टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। 2025 तक भारत सरकार ने टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। और ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्या कि टीबी में जो प्रभावित अंग होता है ना, फेफड़ा होता है। फेफड़ा, हमारा टीबी जब किसी को होता है तो फेफड़ा अंग क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। ध्यान रखिएगा। और टीबी ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से होता है। याद रखिए, टीबी किससे होता है? ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से क्या होता है? टीबी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु वर्ष के लिए उपलब्ध है? देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ना, वो आपके 18 वर्ष से लेके 70 वर्ष तक। सुनिएगा, 18 वर्ष से लेके 70 वर्ष के तक की आयु को मतलब कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि फसल बीमा योजना की, सुनिएगा, फसल एक आपका फसल बीमा योजना है। फसल बीमा योजना की बात करते हैं तो सुनिएगा, फसल बीमा योजना को लाया गया था 2016 में। 2016 में इसको लाया गया था। और ध्यान रखिएगा कि फसल बीमा योजना के तहत ना 3 फसल को बीमा प्रदान किया गया। कौन कौन फसल, उसका नाम लिखिएगा, मैं आपको बहुत बार बताऊं। पहला आपका रवि फसल, रवि फसल के लिए 1.5% बीमा प्रदान किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं खरीफ फसल को, सुनिएगा, खरीफ फसल की बात करते हैं, खरीफ फसल के लिए 2% बीमा प्रदान किया गया। एक आपका है बागवानी फसल, एक आपका है बागवानी फसल, इसके लिए आपको 5% बीमा प्रदान किया गया की बात की गई है। ये ध्यान रखिएगा। अगला आपका 12 नंबर की पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उद्योग के विकास और सृजन के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उद्योग और विकास के सृजन के लिए एक योजना जिसका नाम उन्नति योजना, उन्नति योजना याद रखिएगा, उन्नति योजना की शुरुआत की गई है। और ध्यान रखिएगा, ये उन्नति योजना कब लाया गया था? 2023-24 में। 2023-24 में उन्नति योजना को लाया गया था। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा। और एक और बात करते हैं क्या कि एक आपका योजना आता है विकास डिवाइन योजना। सुनिएगा, एक आता है आपका विकास डिवाइन योजना, विकास डिवाइन योजना है। विकास डिवाइन योजना ये कब लाया गया था? 2023 में लाया गया था। ठीक है, ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए जनजातीय गौरव योजना कब और कहां से शुरू किया गया है? देखिए, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए ना जनजातीय गौरव योजना ये कब शुरू किया गया था? 2023 के बजट में। कब? तो 2023 के बजट में इसकी शुरुआत की। 2023 के बजट में शुरुआत किया गया। और याद कहां से? तो रांची झारखंड से। कहां? तो रांची झारखंड से इसकी शुरुआत की गई है। और ध्यान रखिएगा, इस बजट योजना में बताया गया कि 75 जनजातीय समुदाय को शामिल करने की बात की गई है। याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ से अब जनजातीय से याद रखिएगा कि जनजातीय पार्क पहला कहाँ बनाया गया? तो रांची में, झारखंड में बनाया गया जनजातीय पार्क बनाया गया। अगर हम बात करते हैं क्या कि सर्वाधिक मतलब कि अगर हम बात करते हैं कि जनजातीय की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, एमपी में जनजातीय की सर्वाधिक संख्या है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या, क्वेश्चन आता है कि अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अमृत धरोहर योजना कब और शुरू की गई और इसका संबंध किससे? देखिए, अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई थी ना, कब की गई थी? तो ये ध्यान रखिए, 2023 के बजट में। याद रखिए, 2023 के बजट में, 2023 के बजट में शुरू की गई थी। और याद रखिएगा कि इसका संबंध किससे है? तो मैनग्रोव वन से। मैनग्रोव वन जो होते हैं ना, मैनग्रोव वन से क्या है? इसका संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक मैनग्रोव जो वन होते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के वहां पे पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक मैनग्रोव वन, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, रिवीजन सीरीज के तहत प्रश्नों का उत्तर देखिएगा। देखिए, विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना, गरीब मतलब कि शहरी आवास योजना की घोषणा कब और कहां से किया गया? देखिए, इस योजना की घोषणा की गई थी ना, याद रखिए 15 अगस्त, लिखिएगा डेट, 15 अगस्त 2023 को। देखिए, अगर 15 अगस्त को किया गया तो मतलब समझ रहे कि मोदी जी लाल किला से ही किए होंगे। ठीक है ना, तो न्यू दिल्ली के लाल किला से। ठीक है, न्यू दिल्ली के लाल किला से इसकी घोषणा किया गया, लाल किला से। ये ध्यान रखिए, न्यू दिल्ली के लाल किला से इसकी घोषणा किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किससे किया है? देखिए, आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किसके? तो द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा, द्रौपदी
द्रौपदी मुर्मू ने क्या हुआ था कि आयुष्मान भव्य अभियान का शुभारंभ किया है द्रौपदी मुर्मू ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है? देखिए पीएम डिवाइन योजना का जो संबंध है ना पूर्वोत्तर राज्य से, पूर्वोत्तर याद रखिए किससे है तो पूर्वोत्तर राज्य से, पूर्वोत्तर राज्य से पीएम डिवाइन योजना का संबंध है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पीएम प्रमाण योजना का संबंध किससे है? देखिए पीएम प्रमाण योजना का संबंध पृथ्वी सुरक्षा से, किससे है तो पृथ्वी सुरक्षा से संबंधित है। पृथ्वी सुरक्षा से संबंधित है कौन तो पीएम प्रणाम योजना का संबंध है। आगे बढ़ते हैं पीएम श्री योजना की बात करते हैं। पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? पीएम श्री योजना का संबंध आपके खाद्यान्न से है। किससे है तो याद रखिएगा खाद्यान्न से पीएम श्री योजना का संबंध है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्राम उजाला योजना कब और कहां से शुरू की गई? देखिए ग्राम उजाला योजना शुरू किया गया है कहां से तो याद रखिए आरा बिहार से, याद रखिएगा आरा बिहार से ग्राम उजाला योजना शुरू किया गया। और कब शुरू किया गया तो ये डेट याद रखिएगा, ये शुरू किया गया 2021 में इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब और कहां से किया गया? देखिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में किया गया। 2015 में कहां से तो पानीपत हरियाणा से। कहां से किया गया तो पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत कब की गई? देखिए मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत देखिए 2014 से की गई थी। 2014 से ये पहला संस्करण था, लेकिन दूसरा संस्करण कब किया गया था? 2020 से दूसरा संस्करण की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा किया गया? देखिए हैदराबाद की जो स्थापना किया गया ना, ध्यान रखिए ना, ये चिनक्लिज का एक नाम याद रखिएगा, चिनक्लिज खा या इन्हीं को बोला था निजाम, या इसी को बोला था निजाम उल मुल्क के द्वारा, निजाम उल मुल्क के द्वारा या चिनक्लिज खा के द्वारा ये हैदराबाद की स्थापना किया गया था। ठीक है, अब देखिए अगर बात करते हैं हैदराबाद से तो याद रखिए क्वेश्चन आता है कि सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार करने वाला कौन है तो हैदराबाद ही था, ये ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा हैदराबाद में क्या होता है कि ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में 1948 में हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्या कि फोर्ट विलियम की स्थापना कब और की गई थी? और इसका जो अगर हम बात करते हैं क्या इसका जो देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि इसका प्रशासक कौन था, याद रखिएगा कि देखिए फोर्ट विलियम की स्थापना कब, देखिए फोर्ट विलियम की बात करें तो फोर्ट विलियम एक किला है, सुनिएगा फोर्ट विलियम किला है एक, ठीक है ना। एक फोर्ट विलियम क्या है तो विश्वविद्यालय है, याद रखिए एक विश्वविद्यालय है, ध्यान रखिए विश्वविद्यालय है, याद रखिए। एक बात करते हैं फोर्ट विलियम किला की, देखिए फोर्ट विलियम किला की स्थापना किया गया था, इसको लिखिएगा 1794 में, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं फोर्ट विलियम विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो फोर्ट विलियम विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था 1800 में। 1800 में हुआ था, किसने किया था? जो चार्ल्स आयर ने, इनका नाम लिखिएगा चार्ल्स आयर, यहाँ पे मैं लिख देता हूं चार्ल्स आयर के द्वारा क्या होता कि फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि बेदरा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? सुनिएगा कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था तो बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था? ध्यान रखिए ये होता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुआ था? डच के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है, डच क्या होता है? हार जाता है, डच को खदेड़ देता है भारत से अंग्रेज। अगला देखिए एक 1760 में एक युद्ध होता है, 1760 में होता है वांडीवास का युद्ध, याद रखिए वांडीवास का युद्ध हुआ था, ये भी होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और साथ में रहता है फ्रांसीसी। इसमें कौन आता है? फ्रांसीसी आता है। तो इसको क्या कहता है? इसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीता है, फ्रांसीसी क्या होता है? हार जाता है। याद रखिए एक और युद्ध याद रखिएगा, एक और युद्ध जो आपका होता है 1612 में, 1612 में होता है स्वाली का युद्ध होता है 1612 में, स्वाली का युद्ध होता है। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाल के बीच में होता है, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है, पुर्तगाल क्या हो जाता है? हार जाता है। तो इतना बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं सब में क्या होता है कि अंग्रेज क्या होते हैं? जीत जाते हैं। अगला 19 नंबर की सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं में से क्रम को लगा। देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है तो याद रखिए पहले आपका पोटेशियम हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा? पोटेशियम, देखिएगा पहला क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा आपका सोडियम, उसके बाद क्या हो जाएगा? सोडियम, उसके बाद क्या हो जाएगा? कैल्शियम, उसके बाद क्या हो जाएगा? कैल्शियम, और उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सर्वाधिक तथा सबसे कम आयतन विभव वाला तत्व क्रम से कौन सा होता है? देखिए सर्वाधिक तथा सबसे कम आयतन विभव वाला तत्व कौन है? देखिए सर्वाधिक मतलब कि सर्वाधिक तथा सबसे कम आयतन, सर्वाधिक होगा आपका हीलियम, सर्वाधिक क्या हो जाएगा? आपका हीलियम गैस हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। और अगर बात करते हैं कि आपकी सर्वाधिक और आयतन विभव वाला तत्व क्रम से कौन है? सबसे कम आयतन वाला तो सीजियम हो जाएगा, कौन हो जाएगा? सीजियम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सीजियम हो जाएगा।
सीजियम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं हीलियम को, तो हीलियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो नोबल गैस कहते हैं, नोबल गैस। और याद रखिए वायुयान के टायर में ना, वायुयान के टायर में ये हीलियम गैस भरा होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये सबसे हल्की गैस होती है। अगला बढ़ते हैं 21 नंबर के, अत्यधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन को किस कांच से बने होते हैं, तैयार के पोटास कांच से। किसके बने होते हैं, तो पोटास कांच के, पोटास कांच के, पोटास कांच के ये क्या होते हैं कि बने होते हैं, मतलब अत्यधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन पोटास कांच के बने होते हैं। देखिए एक आपका क्रुक्स कांच का आप नाम सुने होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, क्रुक्स कांच, क्रुक्स, क्रुक्स कांच याद रखिएगा। एक क्रुक्स कांच जो होता है ना, क्रुक्स कांच जो होता है, ये धूप वाले चश्मे ना, धूप के जो चश्मे होते हैं, धूप वाले चश्मे, यही क्रुक्स कांच से बनते हैं। ठीक है, एक और कांच आप लोग सुनेंगे, सोडा कांच, सोडा कांच सुनेंगे। सोडा कांच देखिएगा, सोडा कांच क्या होता है पता है, प्रयोगशाला में जो हम लोग प्रयोग करते हैं चश्मा का, सोडा कांच का बना होता है। और ट्यूबलाइट जो बनता है ना, ट्यूबलाइट यही सोडा कांच से बनता है। अगला देखते हैं 22 नंबर के, रासायनिक पदार्थ बेकिंग सोडा तथा धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। देखिए बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको लिखिएगा सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम बात करते हैं खाने वाला सोडा है, लेकिन धोवन सोडा कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, धोवन सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर कि मानव शरीर की समस्त अस्थियां को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए मानव शरीर की समस्त अस्थियां को ना, समस्त अस्थियां को दो भागों में बांटा गया। देखिए एक भाग जो होता है आपका, एक होता है अक्षीय भाग, एक क्या हो गया, अक्षीय भाग। अगर हम दूसरा का बात करें तो दूसरा भाग कौन होगा, तो उपांगीय भाग, उपांगीय, दूसरा भाग कौन हो जाएगा, तो उपांगीय भाग। अगर हम अक्षीय भाग की बात करें तो अक्षीय भाग में हड्डी की संख्या 80 है, और उपांगीय भाग में हड्डी की संख्या कितनी है, 126 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अक्षीय में, तो अक्षीय में जो 80 हड्डी की संख्या है, तो देखिए खोपड़ी, और उसका हो जाएगा छाती, चेस्ट, उसका बैकबोन की हड्डी ना आती है आपकी अक्षीय हड्डी में। अगर उपांगीय हड्डी की बात करते हैं तो हाथ पैर की हड्डी आपकी उपांगीय हड्डी में आती है, जिसकी संख्या 126 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर के, मनुष्य के कान में 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है, वे कौन सी। देखिए मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है। पहला का नाम है आपका इनकस, इसका लिखिएगा नाम इनकस, पहला हो गया इनकस। दूसरी जो हड्डी आपका मैलियस है, दूसरी कौन सी हड्डी है, मैलियस, मैलियस। और तीसरी जो हड्डी है आपका, तीसरी जो हड्डी याद रखिएगा, स्टेपिस हड्डी, स्टेपिस, स्टेपिस हड्डी है, जो पता है आपको स्टेपिस हड्डी है, इनकस हो गया, मैलियस हो गया, स्टेपिस हो गया। और पता होना चाहिए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो यही स्टेपिस हड्डी। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, फीमर या उरुस्थि कहते हैं, फीमर हड्डी बोलिए, उरुस्थि बोलिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन है, तो याद रखिएगा पतली हड्डी फिबुला, जो टांग में पाई जाती है। फिबुला जो है, फिबुला जो है मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी है, जो कहां पाई जाती है, टांग में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलिए बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा कि स्टर्नम नामक हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। देखिए स्टर्नम जो नामक जो हड्डी है ना, मानव शरीर में कहा जाता है ना, चेस्ट में, यानी कि छाती में पाई जाती है, चेस्ट में पाई जाती है, चेस्ट में। देखिएगा स्टर्नम नामक हड्डी है ना, जो हमारे रिब्स जो होते हैं ना, 12 यानी कि 24 रिब्स होते हैं, पसलियों की संख्या 24 होते हैं ना, तो दोनों पसलियों का जुड़ने का काम कौन करता है, ये स्टर्नम करता है, जो कहाँ पे मौजूद है, तो हमारे चेस्ट में मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी का संबंध किससे है तथा यह कितनी कमी मतलब सॉरी किसकी कमी से होता है। देखिए ऑस्ट्रेलियोमलेशिया नामक जो बीमारी है ना, आपके बोन्स यानी कि हड्डी से संबंधित बीमारी है, बोन्स यानी कि हड्डी से संबंधित बीमारी है। और ये किसकी कमी से, तो विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से बीमारी होती है। अगला 27 नंबर की किस रोग में व्यक्तियों को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटा तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। याद रखिएगा कौन सी बीमारी, देखिए आपका बीमारी इसका नाम है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया याद रखिएगा, एक बीमारी का नाम है फ्रेंड्स आपका हीमोफीलिया। देखिए हीमोफीलिया बीमारी में क्या होता है ना, हीमोफीलिया बीमारी में क्या होता है कि मनुष्य का रक्त रुकता ही नहीं है। ठीक है ना, आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का बनता ही नहीं है। और इस देखिए हीमोफीलिया बीमारी को ना हम लोग शाही बीमारी कहते हैं, शाही बीमारी। अब क्यों शाही बीमारी करते हैं, देखिए सुनिएगा। देखिए शाही बीमारी इसलिए कहते हैं ना कि क्योंकि ये जो है ना, ये जो बीमारी है ब्रिटेन के महारानी के मतलब की हुआ था, ब्रिटेन की महारानी थी, इसका नाम था महारानी विक्टोरिया का हुआ था। ठीक है ना, ये महारानी विक्टोरिया की बीमारी हुआ था, ये हीमोफीलिया बीमारी। ठीक है ना, वहीं से ये अंग्रेज मतलब ब्रिटेन से बीमारी भारत में आया है, ध्यान रखिएगा। और देखिए इस बीमारी जो हीमोफीलिया बीमारी, इसका वाहक तो महिला होती है, लेकिन सर्वाधिक ये बीमारी होती है पुरुष में होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर्वाधिक बीमारी किसमें होती है, पुरुष में, लेकिन वाहक कौन होती है, महिलाएं होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के स्कल खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है। देखिए मानव शरीर के स्कल यानी खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी, 29 है। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अगर हम बात करते हैं चेहरे में हड्डी की संख्या कितनी है, तो 14, चेहरे में 14 हड्डी है। कान में कितनी हड्डी है, एक कान में 3 हड्डी, दूसरा कान में 3 हड्डी, 6 हड्डी हो गया। कपाल में सुनिएगा, कपाल में कितनी हड्डी है, तो कपाल में आपका 8 हड्डी है। ठीक है ना, और गले में कितने, एक थायराइड ग्रंथि होती है गले में, थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड होती है मतलब हड्डी होती है गले में, जो एक पाई जाती है। ठीक है ना, टोटल मिले तो टोटल कितना हो जाएगा, 29 हड्डी हो जाएगा। ठीक है, 29 हो जाएगा ना, देख लीजिएगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा हड्डी पैर से संबंधित है। देखिए अब मैंने कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा कि पैर से और हाथ से संबंधित हड्डी कौन है। देखिए पैर और हाथ यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, पैर की हड्डी और हाथ की हड्डी में से कौन है। पहले लिखते हैं हम लोग हाथ की हड्डी,
पहले देख लेते हैं हाथ की हड्डी कौन कौन है। देखिएगा पहला आपका जो स्कैपुला, याद रखिए क्या है नाम, स्कैपुला, थोड़ा सा इसको लिखिएगा, बहुत अच्छा है। स्कैपुला हो गया। स्कैपुला में हड्डी की संख्या कितनी, एक होती है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमस, याद रखिएगा इसको लिखिएगा, इसको अगर हम लिखते हैं फ्रेंड देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्या, ह्यूमरस, एक आपका ह्यूमरस हड्डी है, ह्यूमरस, ह्यूमरस एक हड्डी है। ह्यूमरस हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा इसकी भी संख्या कितनी होती है, एक होती है, ठीक है। तीसरा आपका है रेडियस, रेडियस, तीसरा कौन सा हड्डी है, रेडियस है, रेडियस हड्डी, इसकी भी संख्या कितनी होती है, तो एक होती है, ठीक है। तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। उसके बाद करते हैं क्या कि अल्ना, अल्ना ये हाथी की हड्डी, अल्ना, इसकी भी संख्या कितनी होती है, एक होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कार्पल, कार्पल जो होता है, कार्पल, अगर बात करते हैं कार्पल की, तो कार्पल जो हड्डी होती है, कार्पल हड्डी, हड्डी की जो संख्या होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेटा कार्पल, अगर हम बात करते हैं मेटा कार्पल, मेटा कार्पल की बात करते हैं, मेटा कार्पल जो होते हैं हाथ में पाया जाता है, इसकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और एक और याद रखिएगा, फ्लेंगिंस, फ्लेंगिंस, याद रखिएगा फ्लेगिंस, फ्लेगिंस, फ्लेगिंस जो एक हड्डी है हाथ में पाई जाती है, इसकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है, ये ध्यान रखिए। तो ये हाथ में पानी जाने वाली हड्डी है, ठीक है ना। अब देखिए, अब तो ये हाथ हो गया, पैर में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है, तो याद रखिएगा पेल्विस हो गया। पैर में पाई जाने वाली कौन सी हड्डी है, पेल्विस, इसको लिखिएगा पेल्विस, इसकी संख्या कितनी है, तो पेल्विस की संख्या एक। फीमर, क्वेश्चन आता है कि फीमर कहाँ पाई जाती है, टांग में, ये इसकी संख्या एक है। पटेला, सुनिएगा पटेला, पटेला की संख्या कितनी हड्डी की, तो एक में। उसका बात करते हैं टीबिया, टीबिया की बात करते हैं, टीबिया हड्डी संख्या कितनी है पैर में, तो एक है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं टीबिया की बात, देख लेते हैं फिबुला, फिबुला देखते हैं, फिबुला इसकी संख्या कितनी है, फिबुला का तो एक है। अगर बात करते हैं क्या, टार्सल, टार्सल जो हमारे पैर में हड्डी पाई जाती है, इसकी संख्या कितनी है, 7 है। उसके बाद करते हैं मेटा टार्सल, मेटा टार्सल, मेटा टार्सल की हड्डी की संख्या कितनी है, तो याद रखिए इसका संख्या 5 है। एक डिजिट हड्डी है जो उसकी संख्या कितनी है, 14, डिजिट्स, डिजिट्स एक हड्डी है जिसकी संख्या कितनी है, 14 डिजिट, इसकी संख्या कितनी है, 14, ये पैर में पाई। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं इतना टाइम देके इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते कि ये हड्डी कहाँ पाई जाती है, ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। प्लीज नोट डाउन जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली एग्जाम के लिए। देखिए मानव शरीर को सीधा खड़ा रखने तथा गति प्रदान करने वाली हड्डियां को क्या कहते हैं, तो इनका संख्या कितनी है। देखिए मानव शरीर को ना सीधा रखने, गति करने का संख्या, उसको उपांगीय कहते हैं, उपांगीय क्या कहते हैं, तो उपांगीय कहते हैं। और इसकी हड्डी की संख्या कितनी है, तो याद रखिए 126 है। तो मानव शरीर को सीधा खड़ा रखने तथा गति प्रदान करने वाली हड्डियां उपांगीय हड्डी है और इसकी संख्या 126 है, 126। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई तथा इनके में किस गैस का रिसाव हुआ। देखिए भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना हुई थी ना, ये डेट याद रखिएगा 3 या 4 दिसंबर, 3 या 4 दिसंबर याद रखिएगा, डेट 1984 में हुआ था। कौन सा गैस, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, लिखिएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है, ये निकली थी। और कौन सी कंपनी थी, तो अमेरिका की एक कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी, यूएसए कंपनी थी। उसमें क्या हुआ था कि महज 3 फीट तक ऊपर गैस तक ये मतलब कि ऊंचा उठा था और बहुत सारे लोग इसमें क्या हो गए थे, मर गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर की, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु। देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन है, तो याद रखिए एल्यूमिनियम, इसको लिखिएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु है, धातु। अगर हम बात करते हैं ना, अगर पूछे क्या कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा, तत्व, इसका आंसर तो हो गया तत्व। अगर पूछे तो तत्व हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, तत्व कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ये आपका क्या है, तो तत्व है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व है। अगर आप क्वेश्चन है क्या कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु कौन है, तो अधातु, धातु हो गया, धातु तो पूछे तो सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन ये सबसे अधिक पृथ्वी पर पाए जाने वाला अधातु है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इतने पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसका बढ़ जाए। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या अगला क्वेश्चन की, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर की, पृथ्वी पर कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है तथा प्राकृतिक और कृत्रिम तत्वों की संख्या। देखिए पृथ्वी पर ना टोटल तत्वों की संख्या 118 है। अगर हम बात करते हैं क्या कि अगर प्राकृतिक पूछे तो प्राकृतिक हो जाएगा आपका 98, अगर कृत्रिम पूछे तो कृत्रिम हो जाएगा आपका 20, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए तत्वों का ना संरक्षण आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार किया गया था, ये ध्यान रखिए, तत्वों का संरक्षण किया गया था आधुनिक आवर्त सारणी पे। आवर्त की संख्या 7 है और ग्रुप की संख्या कितनी है, तो 18, ये भी आप याद रखिएगा। 34 नंबर क्या कि निम्न से कौन सा रोग परजीवी या प्रोटोजोआ से संबंधित नहीं है, प्रोटोजोआ से संबंधित कौन सा रोग नहीं है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि पोलियो और रेबीज का, सुनिएगा पोलियो और रेबीज दोनों है ना, ये वायरस यानी कि विषाणु से होने वाला रोग है, विषाणु से होने वाला रोग है, ध्यान रखिएगा। और मलेरिया और पेचिस जो है आपके परजीवी या प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। देखिए मलेरिया जो होता है ना, मलेरिया जो है ना आपका मतलब कि प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी से, प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है मलेरिया। और ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये मलेरिया किसको प्रभावित करता है, पीलिया, मतलब ब्लड ब्लैंक, मतलब हमारे शरीर का जो ब्लड ब्लैंक होता है ना, प्लीहा, उसको प्रभावित करता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं पेचिस, तो देखिए पेचिस जो होता है ना, अगर आप कच्चा मांस खाइएगा ना, इससे प्रभावित होता है, और इससे ना आंत प्रभावित होता है, आंत, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं पोलियो की, तो सुनिएगा
पोलियो को देखिए भारत में मुक्त किया गया था 2014 में, भारत से पोलियो क्या हो गया, मुक्त हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं रेबीज, तो देखिए रेबीज होता है रेबडो वायरस होता है, रेबडो क्वेश्चन आता है, रेबडो वायरस से होता है, और याद रखिएगा ये कुत्ते काटने से होता है ये वायरस, ठीक है ना। और जब आपको रेबीज हो जाएगा ना तो आपको पानी से बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। देखिएगा 35 नंबर की एबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, मतलब विटामिन ए बी सी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा कि कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट 60 नहीं कीजिएगा, कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं, केवल कोबाल्ट का प्रयोग, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है। देखिए लोहे का अयस्क कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। देखिएगा अगर हम बात करते हैं क्या कि सिडेराइट है, आयरन पायराइट है, लेकिन सीनेवार नहीं है, सीनेवार अपना पारा का अयस्क है। क्यूप्राइट जो है ना आपका, क्यूप्राइट ये आपका तांबा का अयस्क है, तांबा का, तो ये ध्यान रखिए, यही अयस्क आपका नहीं है, सीनेवार और क्यूप्राइट। अगर सिडेराइट की बात करें तो देखिएगा कि लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये लोहे का अयस्क होता है, सिडेराइट ये लोहे का अयस्क है, ठीक है। 37 नंबर की भागवत पुराण का अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। देखिए भागवत पुराण का अनुवाद ना टोडरमल के द्वारा किया था, टोडरमल के द्वारा किया था, टोडरमल के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा कि अकबर के दरबार में ये राजस्व मंत्री था, कौन था, राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल, याद रखिए अकबर के दरबार में रहता था। 38 नंबर देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इबादत खाना की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। देखिए इबादत खाना की स्थापना किया गया था 1575 में, 1575 में किया गया था, और अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर, मैं कल भी आपको अकबर के बारे में बताया था। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विशिष्टता द्वैतवाद का मत या प्रवर्तक कौन थे। देखिए विशिष्टता द्वैतवाद, यहाँ पे बोला विशिष्टता द्वैतवाद के मत या प्रवर्तक कौन थे, तो रामानुजाचार्य, लिखिएगा रामानुजाचार्य जो थे वो क्या थे, तो याद रखिएगा विशिष्टता द्वैतवाद का प्रवर्तक थे। लेकिन क्वेश्चन है कि द्वैतवाद का प्रवर्तक, सुनिएगा द्वैतवाद, अगर क्वेश्चन है कि द्वैतवाद का प्रवर्तक कौन थे, तो याद रखिएगा इनका नाम है माधवाचार्य। याद रखिए क्या है, माधवाचार्य, ये कंफ्यूजन आप लिख लीजिएगा, माधवाचार्य, ठीक है। अब क्वेश्चन एक आता है क्या कि अद्वैतवाद, याद रखिएगा कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो याद रखिएगा शंकराचार्य, कौन है, तो शंकराचार्य है वो क्या है, तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है क्या कि सुनिएगा, एक और आता है क्या, शुद्धाद्वैतवाद, याद रखिएगा कि शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो याद रखिए बल्लभाचार्य, कौन है, तो बल्लभाचार्य जो है, ये इसके प्रवर्तक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान के किस भाग में वित्त संपत्ति अनुबंधन का उल्लेख किया गया, तो याद रखिए भाग 12 में संविधान के वित्त संपत्ति अनुबंधन का उल्लेख किया गया, और याद किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद आपका एक इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 264 से लेके अनुच्छेद 300 पहले था लेकिन इसमें क जोड़ दिया गया, 300 के क तक है, ठीक है। अगला आपका 41 नंबर के संपत्ति का कानूनी अधिकार किस संशोधन के तहत किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया। देखिए अगर हम बात करते हैं संपत्ति का कानून अधिकार नहीं, आपका 44वें संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, सुनिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या हुआ था कि इसमें क्या किया गया था ना कि संपत्ति के अधिकार को यहाँ से उठा के अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया था, अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और जब 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई, कौन थे, मोरारजी देसाई, याद रखिए मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर कि भारत के राज्य तथा केंद्र के लिए समेकित निधि तथा आकस्मिक निधि का उल्लेख संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में दिया गया है, तो याद रखिएगा देखिए भारत के राज्य तथा केंद्र के लिए न समेकित निधि तथा आकस्मिक निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद, याद रखिए अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 266 में दिया गया, याद रखिएगा अगर ये किया गया है समेकित निधि, ठीक है ना, जिसको संचित निधि कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा अगर हम बात करते हैं आकस्मिक निधि का, तो आकस्मिक निधि का अनुच्छेद 267 में दिया गया, ठीक है। अगर पूछा जा रहा है किसका किस भाग में उल्लेख है, तो भाग आपके 12 में उल्लेख है, ठीक है। ये ध्यान, आकस्मिक निधि समझ रहे हैं ना, देखिए अचानक से ना पैसे मतलब कि निकालना ये कहलाता है आकस्मिक निधि, ध्यान रखिएगा। और कोई भी वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो समेकित निधि या संचित निधि से दिए जाते हैं। 43 नंबर के वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है तथा इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। देखिए वित्त आयोग ने एक आपका संवैधानिक निकाय, संवैधानिक, याद रखिएगा वित्त आयोग क्या है, तो एक संवैधानिक निकाय, याद रखिए एक संवैधानिक निकाय है। और याद रखिएगा इसका उल्लेख ना अनुच्छेद, याद रखिए इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 280 में किया गया। वित्त आयोग मतलब क्या कि वित्त आयोग का मतलब कि जो उल्लेख जो अनुच्छेद 280 में किया गया और भाग 12 में, याद रखिए भाग 12 में किया गया। अब देखिए अगर हम वित्त आयोग की बात करते हैं, सुनिएगा वित्त आयोग का गठन हुआ था 1950 में, ठीक है 1950 में गठन हुआ था। पहले आयुक्त कौन थे वित्त आयोग के, तो केसी नियोगी थे, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा
केसी नियोगी थे विधायक के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि 14वें विधायक, सुनिएगा 14वें विधायक के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिए वाईवी रेड्डी, वाईवी रेड्डी पहला। दूसरा आएगा क्वेश्चन की 15वीं विधायक के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा एनके सिंह। कौन थे, एनके सिंह थे, एनके सिंह थे 15वीं विधायक के। क्वेश्चन आएगा कि 16वीं विधायक के अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो याद रखिए मतलब इनका अनाउंस कर दिया गया, तो अरविंद पनगड़िया, अरविंद 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 पनगड़िया, पनगड़िया याद रखिए अरविंद पनगड़िया बनेंगे, ये 16वीं विधायक के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। याद रखिएगा इनको मतलब ये पद अपना संभालेंगे 1 अप्रैल 2026 से, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन आ गया, 16वीं वित्त आयोग को किस वर्ष संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल, इसको लिखिएगा 1 अप्रैल 2026 को 16वें वित्त आयोग यानी कि अरविंद पनगड़िया को लागू किया जाएगा, इनको पद को दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 45 नंबर के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, तो ये अनुच्छेद 300 के कम में कहा गया, 300 के कम यानी कि कोई से जबरदस्ती अपन मतलब संपत्ति नहीं छीन सकते हैं। 46 नंबर के संविधान के भाग 12 को कितने अध्याय में बांटा गया, तो याद रखिए संविधान के भाग 12 को ना 4 अध्याय में बांटा गया, 4 अध्याय में। पहला आपका होगा वित्त अध्याय, पहला जगह वित्त अध्याय, दूसरा हो गया आपका कर, दूसरा हो गया कर, तीसरा जगह संपत्ति, पहला हो गया वित्त, दूसरा हो गया कर, तीसरा संपत्ति अनुबंध, याद रखिएगा तीसरा क्या हो जाएगा संपत्ति अनुबंधन, संपत्ति अनुबंधन, और चौथा हो जाएगा आपका सुनिएगा, चौथा हो जाएगा कि सार्वजनिक संपत्ति या संपत्ति का अधिकार, सार्वजनिक क्या हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति या संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर कि कराधान से संबंधित विधेयक के लिए किसी अनुमति मतलब किसकी अनुमति होती है, मतलब किस कराधान से संबंधित जो भी विधेयक है उसके लिए किसकी अनुमति होती है, तो याद रखिएगा इसकी राष्ट्रपति, किसकी अनुमति होती है, राष्ट्रपति की क्या होती है अनुमति होती है। अगला 48 नंबर के सौरमंडल के किन 2 ग्रहों को गैस दिग्गज के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा एक आपका ग्रह का नाम है, सौरमंडल के 2 ग्रह का नाम बताइए, तो एक आपका बृहस्पति है, बृहस्पति एक हो गया बृहस्पति ग्रह, दूसरा हो जाएगा आपका शनि ग्रह, दूसरा कौन हो जाएगा शनि, 3 4 लिख लीजिएगा, तीसरा हो जाएगा आपका अरुण, तीसरा कौन हो जाएगा अरुण, और चौथा हो जाएगा आपका वरुण। याद रखिएगा ये वरुण जो है ना ये 8वां ग्रह, सबसे अंतिम ग्रह कौन है, तो यही वरुण है। तो सौरमंडल के 2 ग्रहों को कौन सा दिग्गज रूप में, तो बृहस्पति और शनि को कहते हैं, ठीक है, अरुण वरुण भी याद रखिएगा। अगला 49 नंबर कौन सा ग्रह अपने वातावरण में मौजूद मीथेन गैस के कारण हरा दिखाई देता है, तो याद रखिए अरुण गैस, अरुण जो गैस होता है ना, अरुण गैस जो होता है आपके वातावरण में मीथेन के कारण ये हरा दिखाई देता है, और याद रखिएगा अरुण गैस ये 7वां ग्रह है, 7वां याद रखिएगा। अगला 50 नंबर किस तत्व की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, तो याद रखिए आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहता है, मंगल ग्रह को मार्स ग्रह भी कहा जाता है, ये भी याद रखिए मार्स ग्रह। अगला आपका 51 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह ज्योतिर्य ग्रह हो, याद रखिए थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा ना, इसको जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रहों का श्रेणी में नहीं शामिल है। देखिए जोवियन ग्रहों के श्रेणी में कौन शामिल नहीं है, तो देखिए बृहस्पति है, अरुण है और वरुण भी है, लेकिन याद रखिएगा वीनस, ये वीनस नहीं है, वीनस को हम लोग शुक्र कहते हैं, वीनस को हम लोग क्या कहते हैं शुक्र कहते हैं, शुक्र ग्रह ये वीनस शामिल नहीं है, और मंगल भी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर वीनस और मंगल हो जाएगा, ये मतलब कि जोवियन ग्रह में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि क्षुद्र ग्रह को की पेटी की एकमात्र बौना ग्रह कौन सा है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्षुद्र ग्रह बोला जा रहा है, ध्यान रखिए प्लूटो मत कर दीजिएगा। यहाँ बोला जाए कि क्षुद्र ग्रह की पेटी का एकमात्र बौना ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा उसका नाम है सेरेन, नाम क्या हो जाएगा सेरेन हो जाएगा, सेरेन देखिए क्षुद्र ग्रह की पेटी का एकमात्र बौना ग्रह सेरेन है, ध्यान रखिएगा। अभी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है सुनिएगा कि सौरमंडल में बौना ग्रह की संख्या कितनी है, तो 5 है, बौना ग्रह की संख्या कितनी है 5 है, और याद एक प्लूटो का नाम सुनेंगे, प्लूटो को ना इसको ग्रह के मतलब कि श्रेणी से हटा दिया 2000 कब, तो 2006 में इसको हटा दिया गया, ध्यान बाहर कर दिया गया, उपग्रह हो गया है। 53 नंबर के सूर्य की सबसे बाहरी परत के किस रूप में जाना जाता है, तो वो पता है कोरोना या याद है कोरोना या इसको किरीट कहते हैं, ये नाम से अंदर की परत को कोर कहते हैं, अंदर की परत को क्या कहते हैं कोर, बाहरी परत को कोरोना या किरीट कहते हैं। अगला 54 नंबर की सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुमत यात्रा में मतलब कि बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, याद रखिए हीलियम, कौन पाया जाता है, तो हीलियम पाया जाता है, हीलियम हाइड्रोजन और हीलियम मिलके, याद रखिए हाइड्रोजन और हीलियम जो होता है ये क्या करता है, ये संलयन विधि से मतलब कि ऊर्जा का निर्माण करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दूसरा कौन सा है, तो हीलियम याद रखिएगा, हीलियम। अगला क्वेश्चन है सुपर मून की घटना कब होती है। देखिए सुपर मून की घटना पृथ्वी के पास चंद्रमा होगी तब, पृथ्वी के पास, याद रखिएगा पृथ्वी के पास क्या हो जाएगी, चंद्रमा,
पृथ्वी के पास चंद्रमा होगी तो क्या हो जाएगा, तो सुपर मून की घटना होगी। जब एक माह में 2 पूर्णिमा होगा तो ब्लू मून होगा, ध्यान रखिएगा। जब एक माह में क्या होगा, जब एक माह में 2 पूर्णिमा होगा तो वो क्या कहलाएगी, ब्लू मून की घटना कहलाएगी, ब्लू मून की घटना। 56 नंबर की तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण संभव है। देखिए तारों का टिमटिमाना अपवर्तन यानी कि प्रकाश का, इसको लिखिएगा अच्छे से, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, अच्छे से लिखिएगा, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारे का टिमटिमाना होता है। अगला क्वेश्चन आपका कि किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल को घने बादल पाए जाते हैं। तो किस ग्रह पर, याद रखिए शुक्र ग्रह पर, किस ग्रह पे, शुक्र ग्रह पे याद रखिए, शुक्र ग्रह पे क्या है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के घने बादल पाए जाते हैं। देखिए शुक्र ग्रह पर ना CO2 का अधिकता यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होता है, इसलिए ना ये इसलिए इसको हम लोग गर्म ग्रह कहते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा, जुड़वा बहन कहते हैं इसी को, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर कि सौर परिवार को 6 ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं तथा कौन से अन्य 2 ग्रह अपने घूर्णन कक्षा में पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करने वाले ग्रह कौन है। तो याद रखिए पहला आपका हो जाएगा शुक्र, पहला हो जाएगा शुक्र और दूसरा हो जाएगा आपका अरुण। दूसरा कौन हो जाएगा, अरुण। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर की पृथ्वी का आधार तल क्या है तथा यह कितने डिग्री पर झुकी है। देखिए पृथ्वी का आधार तल 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री है और ये कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 60 नंबर की प्राचीन इतिहास किस शासक को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक माना कहा जाता है। महापद्म नंद को, किसे कहा था, महापद्म नंद को याद रखिएगा कि केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है। और याद रखिएगा महापद्म नंद यानी कि इसे एकराट भी कहा जाता है, एकराट भी कहा जाता है। और याद रखिएगा महापद्म नंद के पास ना विशाल सेना थी, ये ध्यान रखिएगा। 61 नंबर की महापद्म नंद को उसकी विशाल सेना के कारण उसे क्या नाम दिया गया, तो वही एकराट, क्या नाम दिया गया, एकराट नाम दिया, एकराट। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्या, किसके शासनकाल के दौरान राजस्व को शाही कर के रूप में वसूला जाता था। तो याद रखिएगा कि घनानंद, याद रखिए किसके, तो घनानंद के शासनकाल के दौरान राजस्व को शाही कर के रूप में वसूला जाता था। नेक्स्ट आपका हाइडेस्पीज का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया। देखिए हाइडेस्पीज का युद्ध ना हाइडेस्पीज का युद्ध लड़ा गया सिकंदर और पोरस के बीच में। याद रखिए हाइडेस्पीज का युद्ध किसके बीच, तो सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया, सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया। याद रखिएगा कि पोरस हार जाता है और सिकंदर क्या होता है, जीत जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि मतलब किस वर्ष पर, मतलब कि अगर बात करते हैं क्या कि किसके बीच लड़ा गया, तो याद रखिए सिकंदर और पोरस के बीच में कब, तो 326 BC में लड़ा गया, 326 BC में लड़ा गया, ये ध्यान रखिएगा। और ये झेलम नदी पे, याद रखिए झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी पे क्या हुआ था कि लड़ा गया था, झेलम नदी पे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर की, सिकंदर की सेना किस वर्ष पश्चिम की तरफ वापस लौट गई और सिकंदर भारत में कितने माह तक रहा था। देखिए सिकंदर की सेना किस वर्ष पश्चिम की तरफ वापस लौट गई, तो 300, याद रखिएगा 325 BC में। 325 BC में क्या हुआ था ना कि ब्यास नदी को पार करने से क्या मना कर दिया, ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था, ध्यान रखिएगा। और ये लौट गया था और महज आपको 19 माह तक क्या हुआ था कि भारत में सिकंदर रहा था। और 323 BC में क्या होता है, इसकी बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिए 323, याद रखिए 323 BC में। अगला 65 नंबर की, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के लिए किस दर्रे को प्रयोग किया था। देखिए सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए खैबर दर्रा का, याद रखिएगा खैबर दर्रा का क्या होता है कि प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर की, भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट के रूप में महापद्म नंद को जाना था, महापद्म नंद को जाना था। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर की, रस मूसल और महाशिलाकंटक किसके द्वारा प्रयोग किए गए नवाचार थे। याद रखिए अजात शत्रु के द्वारा ये प्रयोग किए गए थे, अजात शत्रु के द्वारा, याद रखिएगा अजात शत्रु के द्वारा प्रयोग किए गए रस मूसल और महाशिलाकंटक अजात शत्रु के द्वारा प्रयोग किए गए। अगला देखिए सही सुमेलित करना। अगर बात करते हैं प्रधोत की बात करते हैं, प्रधोत होता है, यहाँ पे प्रधोत हो जाएगा, प्रधोत की अगर बात करते हैं तो ये अवंती के थे राजा प्रधोत। उदयन की बात करें तो उदयन मगध के, अगर बात प्रसेनजीत की बात करते हो तो कौशल के, और अजातशत्रु की बात करें तो वत्स के, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अजातशत्रु ने वत्स काट दीजिएगा, अजातशत्रु ने मगध के, अजातशत्रु भी कहाँ के थे, तो मगध के थे, वत्स के थे, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर देखिएगा कि पहला ईरान शासक जिसने भारत में के कुछ भागों को जीता था, तो याद रखिए डेरियस प्रथम ने, मतलब कि पहला ईरान शासक था जिसने भारत के कुछ भागों को क्या हुआ था कि अपने अधीन किया था, तो डेरियस प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा
70 नंबर देखिएगा कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो याद रखिए अजात शत्रु ने। किसने किया था? तो अजात शत्रु ने। अजात शत्रु ने क्या किया था? अजात शत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय का मगध साम्राज्य में किया था। 71 नंबर के महापद्मनंद के कलिंग पर विजय का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो देखिए महापद्मनंद के कलिंग पर विजय का परिणाम जो है ना, ये हाथी गुफा अभिलेख, याद रखिएगा हाथी गुफा अभिलेख से, हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। हाथी गुफा क्या होता है? अभिलेख से मिलता है। याद रखिएगा कि हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण किसने किया था? कलिंग राजा खारवेल ने। कलिंग राजा खारवेल ने क्या होता है कि हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 नंबर क्या कि सप्तपर्णी की गुफा किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? देखिए सप्तपर्णी गुफा में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो याद रखिए पहला बौद्ध संगीति हुआ था 483 बीसी में। पहला बौद्ध संगीति 483 बीसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे था? राजगीर में। राजगीर बोलिए, वहीं पे राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में पहला बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो याद रखिए अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु, दूसरा होता कालाशोक, तीसरा होता कनिष्क, चौथा होता पहला अजात शत्रु, दूसरा कालाशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर की राजा उदयन, बिंबिसार और अजातशत्रु क्रमशः किस धर्म के अनुयायी थे? देखिए राजा उदयन जो थे ना, राजा उदयन जो थे वो जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म को, याद रखिएगा। अगर बिंबिसार और अजातशत्रु की बात करें तो ये बौद्ध धर्म, बिंबिसार और अजातशत्रु तो बौद्ध धर्म से, याद रखिए बौद्ध धर्म से ये संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 नंबर के शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था जिसकी हत्या के बाद नंद वंश की स्थापना हुई थी? देखिए शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन, याद रखिएगा इसका नाम क्या है? नंदीवर्धन था। क्या था? नंदीवर्धन था। याद रखिए क्या था? नंदीवर्धन था। और इसकी हत्या किसने की थी? तो महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने हत्या करके नंद वंश की स्थापना की थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सही सुमेल करना है। महाजनपद और वर्तमान कहाँ पे? वस्त अभी वस्त जो वर्तमान में कहाँ है? तो इलाहाबाद में, ध्यान रखिएगा। सूरसेन मथुरा ये भी है, ठीक है। चेदी जो है आपके, चेदी कहाँ है? तो चेदी आपके बुंदेलखंड, और कुरु आपका कहाँ है? मेरठ और हरियाणा में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हुआ। देखिए फ्रेंड्स ये जो आपके जो इतने अच्छे वीडियो थे ये आप कंप्लीट हुआ होमवर्क सीरीज का। और प्लीज फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और देखिए आपका होमवर्क सीरीज मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूं, तो प्लीज आप देखिएगा। ये मंडे टू फ्राइडे आज हो गया कंप्लीट, कल आप सैटरडे को रिवीजन कीजिए, और संडे को मैं आपको मास्टर वीडियो अपलोड करूंगा तो उसे आप जरूर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्वेश्चन। देखिए प्रमुख सूचकांक 2024-25 और इसके उनकी जारी करता, ये ऑलरेडी मैं पीसीएस मेकर पे आपके परीक्षा मंथन्स का वीडियो अपलोड है, आप जाके करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक 511 से 520 पेज नंबर, एंशिएंट हिस्ट्री मगध मौर्य साम्राज्य, ज्योग्राफी में पृथ्वी गतियां, अवसर और उत्सव पढ़ना है, और पॉलिटी में भाग 13 को पढ़ना है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। ये मास्टर वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो प्लीज आप ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और डेली ऐसे वीडियो के लिए आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।